हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड और इसको हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड। अब आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्लास रॉड का और सिल्क क्लॉथ का। अब जो सिल्क क्लॉथ है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के लिए एफिनिटी ज्यादा है। एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसका खिंचाव ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ ज्यादा आएंगे। तो जब हम एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब करते हैं तो हमारे ग्लास रॉड में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सिल्क रॉड में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो उसके साथ क्या होगा, जो पहले हमारे न्यूट्रल ग्लास और न्यूट्रल सिल्क क्लॉथ था, अब सिल्क क्लॉथ के ऊपर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, और ग्लास रॉड में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो हमारा ग्लास रॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और हमारा सिल्क सिल्क क्लॉथ क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। उसके बाद मैं आती हूं आपके पास एक कंसेप्ट के साथ जो कि हमें पता है लेकिन उसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब ये क्या है, अगर हम दो पॉजिटिव चार्जेस को या दो नेगेटिव चार्जेस को पास लाएं तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव है वो रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन उसी जगह अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को पास लाऊं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब यही प्रॉपर्टी कि लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद बच्चे आपके पास एक कंसेप्ट आता है पोलैरिटी का। पोलैरिटी क्या होता है कि वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें ये डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है कि वेदर a body is positively charged or negatively charged. So basically polarity is the property which helps us to distinguish between the two kinds of charges. फिर हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को हम चार्ज के बेसिस पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कंडक्टर्स वो मटेरियल है, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने अंदर से चार्ज को बहुत इजीली फ्लो होने देते हैं, और इंसुलेटर्स वो मटेरियल हैं जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने में रिस्ट्रिक्शन देते हैं, वो अपोज करते हैं चार्ज के फ्लो को अपने अंदर से। सो आई होप ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज अगर हम डिफाइन करें तो आपको समझ आ गया है। कंडक्टर्स क्या है, कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली, फॉर एग्जाम्पल योर मेटल्स। उसी तरह इंसुलेटर्स क्या है, इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजीली, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, डायमंड, माइका एटसेट्रा। उसके बाद हम लोगों ने तीन बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी चार्ज की। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी वो, नंबर 1 एडिटिविटी, नंबर 2 quantization of charge, and number 3 conservation of charge. अब ये कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा ऐसा लगेगा कि हाँ चलो ये पढ़ लिया, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे ये वाला कंसेप्ट आपको मोल्ड करके पूछ सकते हैं एग्जाम में, आपको क्वांटाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। अगर आपको ये क्लियर होता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि इजीली अटेम्प्टेबल है, जिसको आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो, वो आपके गलत नहीं होंगे। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझना आपके लिए जरूरी है। अब अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है हमारा एडिटिविटी। अब एडिटिविटी क्या है, एडिटिविटी के प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, सपोज हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास आई एम कंसिडरिंग 4 चार्जेस, Q1, Q2, Q3, Q4, ये मेरे एक सिस्टम X को फॉर्म कर रहे हैं।
अब मुझे पता है Q1 के ऊपर एक X को फॉर्म कर रहे हैं। अब मुझे पता है Q1 के ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज है Q1, Q2 के ऊपर Q2, Q3 के ऊपर Q3, Q4 के ऊपर Q4। लेकिन मुझे क्या जानना है कि इस पूरे X सिस्टम पे टोटल चार्ज क्या है। तो जो ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी है, ये हमें बताता है कि एक सिस्टम जो कि बहुत सारे छोटे चार्जेस से बना हुआ है, उसका टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, हर एक इंडिविजुअल चार्ज को ऐड कर देना है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 सो ऑन। सपोज n चार्जेस हैं टिल Qn। तो इन सब चार्जेस को, इंडिविजुअल चार्जेस को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट योर प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज विच स्टेट्स दैट it is a property by virtue of which total charge of a system is obtained by simply adding algebraically all the charges present anywhere on the system. उसके बाद हम आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहती है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, सपोज हमारे पास कोई भी बॉडी है, आई एम कंसिडरिंग अ बॉडी ए। अब इसके ऊपर जो चार्ज है वो सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है किसका, एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। और वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs, which means that a body would have an integral number of electrons in it, and hence it will have a charge which is equal to an integral multiple of the basic unit of charge, which is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So the total charge on the body Q is equal to N, which is an integer, into E. This N cannot be a fraction. Why so? What is the cause of this quantization? The basic cause of this quantization is that we cannot transfer electrons from one body to another in the form of fraction. That is, we can either transfer 2 electrons, we can either transfer 5 electrons or 4 electrons or 7 electrons or so on. That is, an integer value of electrons can be transferred. However, we cannot transfer 3/2 of electron or 7/2 of electrons. You cannot transfer 1.5 electron. You either have to transfer 1 electron or you'll have to transfer 2 electrons. And this is the cause of quantization. So I'm going to give a statement for quantization of electric charge. Quantization of electric charge is the property by virtue of which the charge on a body is an integral multiple of a basic unit of charge, which is equal to the charge on an electron or a proton and represented by 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So I hope quantization of charge is clear to you. The last property which we are left with is conservation of charge. Now what is this conservation of charge? Suppose I have a body A which has 10 electrons and a body B which has 6 electrons. Now what do I do? Initially both the bodies are neutral, so they'll have 10 electrons and 10 protons. It'll have 6 electron and 6 proton. Now what do? I bring the two bodies in contact. And then let me say that electron get transferred from A body to B body. Suppose there is a transfer of 4 electrons, or let me say 2 electrons from A to B. Now what will happen? After the transfer of electrons, A will be left with 8 electrons and 10 protons, and B will be left with 8 electrons and 6 protons. However, we see the total charge here is 10 plus 6, 16, and the total charge here is 8 plus 8, 16. There is no loss of charge. We have neither created a charge on B. It has just got transferred from A to B. Nor have we destroyed any charge on A.
it's the only reason is that our electrons have moved from A to B, that we have a decrease in the number of electrons. So my dear friends, in this case, our number of electrons, they remain same in both the cases. In the first case, there is no net charge on A, there is no net charge on B. However, in the second case, there is a plus 2 coulomb charge on A and a minus 2 coulomb charge on B. And if I add both of them, the net charge would result to be 0. And hence we find that the initial charge and the final charge, they remain conserved. There is no net creation of charge, there is no net destruction of charge. So the law of conservation of charge, I'm going to state the law of conservation of charge. The first thing that it says is the total charge of an isolated system, it remains constant. And the second part of the statement includes that the electric charge can neither be created nor destroyed. They can only be transferred from one body to another. I hope this video would help you to combat with the difficulties that we faced yesterday during the video lecture. And if you have any further query regarding this topics which we had discussed yesterday and the recapitulation lesson which I have taken right now, you can still clear the doubts during the video session today that will be starting probably at 12 p.m. I hope to see you guys soon, seeking cooperation from your side and wishing you guys to study well, to start preparing and start doing the assignments that I've given you. I've already posted one assignment yesterday. I hope you guys continue with those assignments as well. Looking forward for a good result from you guys and for a very healthy life to you guys. Thank you guys.